नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जाने माने गांधीवादी, पत्रकार और पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का सोमवार को 68 साल की उम्र में निधन हो गया। बीते एक बरस से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे अनुपम मिश्र को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सोमवार को आखिरी सांस ली। प्रकृति, पर्यावरण और तालाबों की लंबी लड़ाई के लिए उनका योगदान अनुपम है। आज का एपिसोड, आज का विशेष अनुपम मिश्र को समर्पित है। हम आपको दिखाएंगे क्यों अनुपम मिश्र हैं हम सब के लिए खास, और साथ ही बताएंगे कि पर्यावरण रक्षा के लिए उनका योगदान क्या है। साथ ही हम बात करेंगे उनकी गांधीवादी विचारधारा, जल संचयन के लिए उनके जुनून और तालाबों की रक्षा के लिए उनके बताए तौर तरीकों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जाने माने गांधीवादी, पत्रकार और पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का सोमवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। अनुपम मिश्र 68 बरस के थे और बीते एक बरस से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। अनुपम मिश्र ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में सोमवार सुबह अंतिम सांस ली। गांधी शांति प्रतिष्ठान के ट्रस्टी और राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि के उपाध्यक्ष अनुपम मिश्र पिछले एक साल से कैंसर से लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा था, लेकिन काल से किसी ने पार नहीं पाया है। उनके साथ ही एक युग का समापन हो गया। पिछले साल उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे, मुझे फ़ोन पे ही पता लगा। उन्होंने कहा, हाँ वो डॉक्टरों ने देखा है, कह रहे हैं कैंसर है, अब अगले हफ्ते बुलाया, चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने किसी को अपने कैंसर के बारे में इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना। अनुपम मिश्र ने जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी अहम योगदान दिया है। उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और तालाबों की लड़ाई के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सामुदायिक समस्याओं, खासकर राजस्थान में जल संरक्षण के लिए उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। वो भारत के गांवों में घूम घूम कर लोगों को पानी बचाने और जल का संरक्षण करने के पारंपरिक तरीकों के बारे में जागरूक करते रहे। हमारे यहाँ पर्यावरण की चेतना जिस समय आई है 70 और 80 के दशक में, तो उन्हें लगभग पहली जो पर्यावरण पे काम करने वालों की पहली पीढ़ी थी हमारे देश की, उसमें वे शामिल थे। अनुपम मिश्र ने देश भर में हजारों गांवों का दौरा किया, लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गुर सिखाए। उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता फैलाने और उनके हल के खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके बताए गए जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके बेहद आसान और प्रभावी साबित होते रहे हैं। गांधी विचार और उस तरह का, उस समय का जो सामाजिक काम था, उसका अनुभव जिन लोगों के पास है, अब तो उनकी क्षति हमें अखरेगी ही, क्योंकि वो संदर्भ चले जाना। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ छोड़ा है अपने पीछे, बहुत सारे मीठे संबंध छोड़े हैं पूरे देश में, लेकिन फिर भी वो उस अनुभव का ना होना हमेशा अखरेगा। पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों की समझ को लेकर अनुपम मिश्र न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर थे। इस दौर में जब हम विकास के नाम पर सिर्फ विनाश की अंधी होड़ में लगे हैं, आपका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जन चेतना अभियान से जुड़े रहने वाले अनुपम यूं तो सदैव सुर्खियों में रहे हैं। देश में पर्यावरण चेतना और भारत के परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण अभियान में योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र
हिंदी के मशहूर कवि थे और मां सरला मिश्र पर घर संभालने की जिम्मेदारी थी। अनुपम मिश्र के जन्म के कुछ दिन बाद ही परिवार वर्धा छोड़कर हैदराबाद आ गया। पिता भवानी मिश्र रोजगार के सिलसिले में चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली आ गए। इसके बाद अनुपम मिश्र दिल्ली में ही रहे और यहीं से पढ़ाई पूरी की। एमए करने के बाद 1969 में वो गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े। अनुपम जी उन विलक्षण लोगों में से एक थे, वाकई अनुपम थे, जो अपने लिए बहुत कम जगह घेरते थे। उनसे बात कीजिए, आप उनके बारे में 2 मिनट बात करना शुरू करेंगे तो वो बात को बड़ी सफाई से मोड़ के आपकी तरफ कर देंगे, किसी और की तरफ कर देंगे। स्पॉटलाइट उन पे न हो, ये उनका प्रयास रहता था। पिता के साहित्य संस्कारों के बीच पालन पोषण का असर उनके जीवन पर भी पड़ा। बचपन से ही वो समाज और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के प्रति खासे गंभीर रहे। अनुपम मिश्र गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव रहे हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान में उन्होंने पर्यावरण कक्ष की स्थापना की। इस प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। इसके अलावा वो गांधी शांति प्रतिष्ठान के ट्रस्टी और राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि के उपाध्यक्ष भी थे। मैं तो गांधी को देखा नहीं, मैं तो अनुपम जी को ही गांधी के रूप में देख रही हूँ। और सादगी जो उनकी थी वही हमें प्रेरित करती है कि जैसे जो तड़क भड़क जो बाहर के लोगों में है वो नहीं थी उनमें, तो वही हमको भी अपनाने के लिए मन हुआ। अनुपम मिश्र 2001 में दिल्ली में स्थापित सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1970 के दशक में उन्होंने चंडी प्रसाद भट्ट के साथ काम किया और उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में जंगलों को बचाने के लिए सहयोग किया। वो जल संरक्षण राजेंद्र सिंह की संस्था तरुण भारत संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वो परंपरागत जल संसाधनों के संरक्षण, रखरखाव, तालाबों के जल प्रबंधन और बारिश के पानी के संरक्षण अभियान के लिए आजीवन सक्रिय रहे। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में उन्होंने जल संरक्षण पर काफी काम किया। हमारा सार्वजनिक जीवन जो आजकल इतना अश्लील जीवन हो गया है, हर कोई छीन छीन के कहता है मेरे ऊपर लाइट करो, मुझे दिखाओ। ऐसे में अनुपम मिश्र हमारी पूरी सभ्यता को एक आईना दिखाने वाले इंसान थे। इतने संकोची, इतने मृदु, इतने कैजुअल। अनुपम मिश्र ने कई किताबें लिखी हैं। इसमें 1993 में प्रकाशित आज भी खरे हैं तालाब और 1995 में प्रकाशित राजस्थान की रजत बूंदें जल संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उनकी किताब आज भी खरे हैं तालाब भारत में पिछले 15-20 वर्षों में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में शामिल है। इस किताब पर कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए इसे देश विदेश के कई प्रकाशकों ने छापा है। केंद्रित था विषय जल पर, पर्यावरण पर, लेकिन पूरी भारतीय समाज रचना, सांस्कृतिक रचना, उसके पीछे की दृष्टि, उसकी पुरानी परंपराएं, बुनियादें और भविष्य, इन सब पर लगातार चिंतन करते थे और लिखते थे। उनका लेखन भी मौलिक था। उनके एक एक शब्द का चयन, उनके एक एक आलेख अपने आप में कुछ नई स्फूर्ति और अनुभूति देते थे, कुछ नई चेतना जगाते थे। जल संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के चेतना के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने अनुपम मिश्र को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। 2011 में उन्हें प्रतिष्ठित जमुना लाल बजाज पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें कृष्ण बलदेव वैद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अनु दीवान के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विकास के नाम पर जब पर्यावरण की फिक्र सबसे कम होती जा रही है और नदियों, जंगलों के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी हो रही हो, उस वक्त में अनुपम मिश्र ने पर्यावरण के लिए जिंदगी लगा दी। उन्होंने तमाम उम्र इस पर गुजार दिए। उनकी जिंदगी का ये महज एक हिस्सा था, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा आप इसे कहेंगे। राजस्थान में रेत का ये समंदर देखिए।
दूर दूर तक पसरा रेगिस्तान और साए साए करती हवा, ऐसा लग रहा है जैसे रेत का जजीरा हो। पानी की बूंद की कीमत यहाँ वही समझ सकता है जिनकी पूरी जिंदगी इन्हीं इलाकों में गुजरने वाली हो। ना नदियां, ना शहरों जैसी पाइपलाइन, लेकिन जमाने से यहाँ के लोगों ने पानी को सहेजना सीखा। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब लोग पारंपरिक तकनीक से दूर होने लगे, तो अनुपम मिश्र वो शख्स थे जिन्होंने तालाब, कुंड और पोखरों से लेकर घर की छत तक जल संचयन के महत्व को समझाया। राजस्थान उनके काम का सबसे अहम केंद्र रहा। जैसा अनुपम मिश्र कहते हैं, बोरवेल आने से पहले क्या इस देश में खेती नहीं होती थी? उन सब का क्या हुआ? दुर्भाग्यवश हमने अपनी उस तमाम पारंपरिक संपदा जो है, हमारी ज्ञान संपदा जो है, उसे समाप्त कर दिया है। अनुपम जी कहा करते थे, अकेले नहीं आता अकाल। ये उनका बहुत सुंदर लेख है जिसमें वो कहते हैं कि अकाल सिर्फ पानी न बरसने का नाम नहीं है, अकाल आने से पहले विचारों का अकाल आता है। अनुपम मिश्र लगातार परंपरागत जल संसाधनों की अहमियत पर जोर देते रहे। उनका मानना था कि लोग अगर अपनी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते रहें तो पानी की किल्लत नहीं होने वाली। शहरीकरण के दबाव में जल स्रोतों पर हो रहे मामलों से वो लगातार चिंतित रहते थे। पर्यावरण को समझाने का उनका तरीका अनूठा और नायाब था। सरल और सहज भाषा में गजब की चुटकी रहती थी। That's why I said that this is a commercial break. But we will come back once again to the traditional thing. और पर्यावरण को लेकर मौजूदा दौर के स्याह पक्ष को आम फहम भाषा में लोगों को समझा देते। So water from 300-400 kilometers away, soon it became like this. In many portions, water hyacinth covered these big canals like anything. Of course, there are some areas where water is reaching. I am not saying that it is not reaching at all. But the tail end, the Jaisalmer area, you will notice in Bikaner, things like this, where the water hyacinth couldn't grow, the sand is flowing in these canals. The bonus is that you can find wildlife around it. उन्होंने सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी और तरुण भारत संघ के लिए लंबे समय तक काम किया और इस दौरान पर्यावरण के विविध आयामों से लोगों को वाकिफ कराया। लेकिन अनुपम मिश्र का काम सिर्फ पानी तक सीमित नहीं था, वो प्रकृति के हर आयाम को लेकर सक्रिय रहे। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। बात चाहे राजस्थान की हो या फिर उत्तराखंड की या फिर राजधानी दिल्ली की, उनकी चिंता के दायरे में समूचा देश था। इन सब के बारे में हम लोग कुछ सोच नहीं पाते। दिल्ली राजधानी बनी तो ये चीज़ें गईं। सड़क की ज़रूरत है राजधानी को, लेकिन नदी की नहीं है क्या? सड़क को नदी भर के बनाया हम लोगों ने। कैसे निर्णय लिया होगा? उस समय कोई आरटीआई था कि नहीं, कोई बड़ी अदालत नहीं थी, क्या नहीं था? क्यों नहीं इस बात को रोक पाए तब? लेकिन ये चलता है। अब हमारी राजधानी का विस्तार हो रहा है, एनसीआर कहलाता है, तो इसके आसपास की नदियों की भी शामत है, ऐसा मान के चलिए आप। वो जिसे कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वो हालत हमारे आसपास की नदियों की। 2 दिन से चर्चा हुई है, हिंडन में जहर बह रहा है, ऐसा भी लोगों ने कहा। इन दिनों पर्यावरण की सारी चिंताएं सेमिनार और अकादमिक दुनिया तक सीमित होती जा रही हैं। अनुपम मिश्र इस मामले में बिल्कुल उलट थे। गूढ़ से गूढ़ बातों को वो जिस अंदाज में समझाते थे, उसके चलते कई इलाकों में पर्यावरण को उन्होंने अवाम के मुद्दे में तब्दील कर दिया। जानकार मानते हैं कि उनके जाने से पर्यावरण को बचाने वाला एक बड़ा कार्यकर्ता गुजर गया। अनुपम जी ने, जिसे बाद में वाटर हार्वेस्टिंग कहा गया, ये नाम आने से पहले उस विचार को हमारे सामने रखा। पश्चिम के पर्यावरणवाद की नकल करने की बजाय एक ठेठ हिंदुस्तानी पर्यावरण की जो चेतना है उसे रखा। अगर उसकी तुलना में देखें तो आज भी हम कहाँ खड़े हैं। अनुपम मिश्र ने देश के अलग अलग हिस्सों में
कई आंदोलन छेड़े और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जल संग्रहण की परंपरागत तकनीक की जानकारी दी। उनके अहम काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन अनुपम मिश्र इन सब से दूर अपने मिशन में आखिरी सांस तक जुटे रहे। अनु दीवान के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अनुपम मिश्र जितने सरल और सीधे थे, उनके व्यक्तित्व को आंकना उतना ही कठिन। दरअसल वो खुद में एक आंदोलन थे। उनके विचारों ने समाज का ध्यान जटिल आर्थिक सांस्कृतिक मसलों पर नहीं बल्कि बुनियादी मुद्दों की ओर खींचा। वो जहां जाते मिसाल बन जाते और जहां वो नहीं पहुंचे वहां उनकी किताब मिसाल बन गई। जी हां, आज भी खरे हैं तालाब ने हिंदुस्तान में करिश्मा ही कर डाला। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए। समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। दिलीप चिंचालकर की लिखावट में अनुपम मिश्र के ये शब्द उस किताब की दहलीज हैं जो इतिहास बन गई। आज भी खरे हैं तालाब, वो किताब जो क्रांति बन गई। आज भारत में किसी लेखक की किसी किताब की 1000-1500 प्रतियां बिक जाएं तो वो सफलता का पैमाना बन जाता है। 10,000 बिके तो बेस्ट सेलर। लेकिन अनुपम मिश्र की ये किताब सफलताओं की तमाम बंदिशों को पार कर इतिहास बन गई। अनुपम कोई 10 साल तक देश भर में घूमे, देश के तालाबों का अध्ययन किया और उनकी बदहाली देखी। संस्कृति से उसका रिश्ता समझा और फिर उनकी कलम ने रच डाली। आज भी खरे हैं तालाब। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब आज भी खरे हैं तालाब। आप उस किताब को कई चीज़ के लिए याद कर सकते हैं। वो किताब याद की जाएगी हिंदी में पर्यावरण के विषय पे लिखी गई पहली गंभीर किताब के रूप में। वो किताब याद की जाएगी जल संरक्षण के विषय में पारंपरिक ज्ञान को बचाए रखने की एक अनूठी कोशिश के रूप में। उसके साथ ही साथ वो किताब याद की जानी चाहिए हिंदी में छपी सबसे सुंदर किताबों में से एक। दिलीप चिंचालकर जी के साथ मिलके जो उन्होंने किताब की जो रचना की है, किताब को सजाया है, सिर्फ लिखा नहीं है, वो किताब सजाई हुई है, वो अद्भुत है। किताब का पहला संस्करण 1993 में आया। उस वक्त इसकी 3000 प्रतियां छपी। प्रतियां कम पड़ी तो 1994 में दूसरे संस्करण में 4000 प्रतियां छापनी पड़ी। 1998 में 3000 और प्रतियां छापी गईं। फिर 2002 में 3000 प्रतियां और 2004 के 5वें संस्करण में तो 10,000 प्रतियां छपी। अनुपम मिश्र की सादगी की एक और बानगी देखिए। उन्होंने खुद की लिखी किसी भी किताब का कॉपीराइट अपने पास नहीं रखा। यही वजह है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान के अलावा कई पाठकों, संस्थाओं और प्रकाशकों ने इस किताब को आगे बढ़ाया। खुद अनुपम मिश्र को ये सही अंदाजा नहीं था कि किस ने उनकी किताब की कितनी प्रतियां छाप दी हैं। किताब के बारे में फिलहाल जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक अब तक गांधी शांति प्रतिष्ठान 2 लाख से ज्यादा प्रतियां बेच चुका है। गांधी शांति प्रतिष्ठान ने करीब 18 साल तक हर साल 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। किताब की मांग इतनी है कि आपूर्ति मुश्किल हो गई। पिछले 5-6 साल में अनगिनत प्रकाशक इसे छाप चुके हैं। जानकारी के मुताबिक किताब की करीब 10 लाख प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट और अन्य 8 प्रकाशन समूहों ने इसे 8 भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित किया है। इस किताब का ब्रेल लिपि अनुवाद उपलब्ध है। सामाजिक पुस्तकों में महात्मा गांधी की पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के बाद सिर्फ यही एक पुस्तक ब्रेल लिपि में उपलब्ध है। 21 आकाशवाणी केंद्रों ने इसे पूरा प्रसारित किया है। किताब उर्दू में ये एक ग्रंथ की शक्ल में आया, जिसे शब्बीर कादरी ने प्रकाशित किया। जिस लेखक की किताबें लाखों में बिकी हों, उस लेखक ने अनुपम को पीछे रखा, जो लिखा उसको पहले रखा।
कहीं पर कॉपीराइट नहीं रखी। पूरे समय में एक पैसे का उन्होंने कहीं से रॉयल्टी नहीं मांगी। और ये जो प्रयास उन्होंने राजस्थान के, मध्य प्रदेश के कुछ गांवों से शुरू किया अपने शोध कार्य का, वो व्यापकतर होते हुए यहाँ तक पहुँचा कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने उनसे आग्रह किया कि आप एक निमंत्रित आदरणीय मेहमान की तरह हमारे यहाँ आएँ। आज भी खरे हैं तालाब देश के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए ही वरदान नहीं बने, बल्कि तमाम राज्यों के कस्बों, गांवों ने इससे सीख ली। निरुपमा अधिकारी ने इसे बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, जो खासी लोकप्रिय रही। सुहासिनी मुले ने इस किताब पर एक फिल्म नेचर टुडे बनाई। इसके अलावा किताब पर करीब 1 दर्जन डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। ये किताब आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण और जल संरक्षण का महत्व समझा सके, इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अच्छी हिंदी के पाठ्यक्रम में इस किताब के अंश प्रकाशित किए। किताब के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस किताब की 25,000 प्रतियां ऑर्डर की, तो गांधी शांति प्रतिष्ठान ने ऑर्डर पूरा करने में असमर्थता जताई। बाद में राज्य सरकार ने अपने प्रेस में इस किताब को छपवाकर गांव-गांव बंटवाई। भारत ज्ञान विज्ञान परिषद ने भी यही किया। इसकी 25,000 प्रतियां खुद छपवाई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और न जाने कितने राज्यों के हजारों गांवों में किताब से प्रेरणा लेकर अनगिनत तालाब और छोटी-छोटी नदियां जिंदा की गईं। गुजरात के सैकड़ों गांवों में तो अनुपम मिश्र की मौजूदगी में ये काम हुए। भारत की पारंपरिक जल संरचनाओं से साक्षात्कार कराती ये किताब आज भी हजारों गांवों और कस्बों के लिए जीवन रेखा के समान है और आने वाले कई सालों तक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनुपम मिश्र की जिंदगी के कई आयाम हैं। उनके पुराने और गहरे दोस्त दिलीप चिंचालकर ने उनके साथ गुजारे लम्हों को राज्यसभा टीवी के सामने बयां किया। आइए दिखाते हैं उनके निजी तजुर्बे। पहली मुलाकात तो शायद 70 के दशक की रही, लेकिन मुझे याद है जब 1980 में हम लोग केदारनाथ गए थे चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद जी के आंदोलन को देखने। तब अनुपम टूर लीडर थे और उन्होंने पाया कि मैं उनकी वहाँ बहुत मदद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने वो कागज़ मेरे हाथ से ले लिया कि ये दे दो, तुमने बहुत अच्छा किया इसको। और बाद में मुझे याद है उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा चिट्ठी लिख के कि क्या उसका उपयोग कहीं किया जा सकता है, तो मैंने तो उसको ऐसे ही खारिज कर दिया था। फिर बाद में मैंने देखा कि उस चित्र का उपयोग अनुपम ने एक कवर बनाने के लिए कर लिया। तो ये पत्रिका थी मिट्टी बचाओ की। ये हमारा पहला काम था साथ में, और तब मैं चित्रकारी करता नहीं था, लेकिन अनजाने में चित्रकार बना दिया अनुपम ने मुझे। और खैर उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद एक किताबें जब भी उनकी प्रकाशित होती वो मुझी को कहते कि तुम इसकी डिजाइनिंग करो। लेकिन एक याद है कि एक जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सिटीजन्स रिपोर्ट थी, उसको अनुपम ने हिंदी में फिर से प्रकाशित किया अनुवाद करके, तो उसकी डिजाइनिंग भी मैंने की। और लगभग वो एक समय था कि जैसी पहली फिल्म हिट हो जाती है ना, वो किताब बिल्कुल हिट हो गई। तो उसके बाद और किताबें बनने का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार अनुपम ने कहा कि यार एक किताब राजस्थान पे करनी है, क्योंकि उस समय राजस्थान जाया आया करते थे और उनका वहाँ पे उनकी दिलचस्पी का कुछ काम था, जिसके लिए उनको बाद में बिरला फेलोशिप भी मिली। तो अनुपम मुझे वहाँ ले गए, पूरा राजस्थान घुमाया उन्होंने। हम जोधपुर गए, जयपुर गए, फलोदी गए, जैसलमेर गए, बाड़मेर गए, और वो हर जगह की खासियत जो है मुझे दिखाता। मतलब किलों में ले गया, बावड़ियों में ले गया दिखाने के लिए, वहाँ का बढ़िया खाना खिलाया, फलोदी की तीखा सब्जी पूरी खाई, और फिर बाद में वो बताते चलता था कि यहाँ की ये खासियत है। वो देखते देखते मुझे ध्यान में आया कि ये बड़ा ऐसा सामान्य नहीं है, इसके पहले जैसा काम करते थे, ये कुछ विशेष करना चाहते हैं। तब मुझे लगा कि यहाँ के चित्र भी एक विशिष्ट शैली में होने चाहिए। तब मेरे एक जहन में ये बात आई कि यहाँ पे रेत है, सैंड,
ये किसी बारीक बारीक दानों वाली है, तो चित्र भी इस शैली में ला सकूं तो कैसा होगा। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।